वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम एक आयरिश पोइट यानी विलियम बटलर येट्स की जिस पोइम को डिस्कस करेंगे उसका टाइटल है बाइजेंटियम। ये पोइम 1930 में लिखी गई और 2 साल बाद यानी 1932 में इसकी बुक वर्ड्स फॉर म्यूज़िक परहैप्स एंड अदर पोइम्स में पब्लिश हुई। ये पोइम W.B. येट्स ही की एक और पोइम यानी सेलिंग टू बाइजेंटियम का सीक्वल कंसिडर की जाती है। सेलिंग टू बाइजेंटियम इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर डिटेल में डिस्कस की जा चुकी है। उस लेक्चर को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल पर W.B. येट्स की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। इसके साथ साथ इस लेक्चर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद है। उस पोइम में पोइट ने यही कहने की कोशिश की थी कि जो ओल्ड कल्चर है वो नापैद होता जा रहा है और उसका दिल इस दुनिया में नहीं लगता, इसलिए वो चाहता है कि इस दुनिया से निकलकर किसी दूसरी दुनिया में चला जाए। अब हम आते हैं वापस अपनी इस पोइम यानी बाइजेंटियम की जानिब। बाइजेंटियम एक सिटी का नाम है जो कि रोम में वाक़ था और ये कॉन्स्टेंटिनोपल यानी इस्तंबुल का पुराना नाम है। इस सिटी पर बहुत से रिलीजन्स ने हुकूमत की। इस वजह से जिस मज़हब के लोग भी यहाँ आते वो अपने अपने कल्चर के असरात यहाँ छोड़ जाया करते थे, तो यहाँ का कल्चर बहुत डाइवर्सिफाइड कल्चर था। ये पोइम टोटल 5 ऑक्टेव्स पर कंसिस्टेड है। ऑक्टेव का मतलब है 8 लाइंस पर कंसिस्टेड स्टेंजा। तो 5 ऑक्टेव्स पर कंसिस्टेड होने की वजह से इस पोइम की टोटल लाइंस की स्ट्रेंथ है 40। ये बेसिकली एक सिंबॉलिक पोइम है जिसमें पोइट ने इस दुनिया से दूसरी दुनिया की तरफ सफ़र के बारे में ज़िक्र किया है और वो अपनी रूहानी ज़िंदगी का जिक्र करता है कि उसकी रूह चाहती है कि वो इस दुनिया से निकलकर दूसरी दुनिया में रवाना हो जाए। अब हम आते हैं इस पोइम के टेक्स्ट की जानिब। पोइट कहता है द अनपर्ज्ड यानी एक बहुत ही गंदी और गैर वाज़ेह किस्म की इमेजेस, तस्वीर या शबीहें ऑफ डे दिन की रिसीट पसपा हो गई हैं, यानी दिन की बहुत ही गंदी और मैली सी तस्वीर पसपा हो गई हैं, वापस चली गई हैं। यानी इसका मतलब है कि दिन गुज़र गया है, अब रात होने वाली है। द एम्परर्स ड्रंकन सोल्जरी आर अबेड और जो शहनशाह के सिपाही हैं वो शराब के नशे में धुत हैं और अब वो बिस्तरों पर आराम कर रहे हैं, यानी वो अपनी ड्यूटी से गाफिल हो गए हैं। उनका असल काम बादशाह की हिफाजत करना था, लेकिन वो इस चीज़ से बेखबर होकर ख्वाब गफलत के मज़े ले रहे हैं। नाइट रेजोनेंस और रात की जो गूंज है रिसीड्स वो भी रुखसत हो गई है, यानी रात का वक्त भी गुज़र रहा है, रात का शोर ख़त्म हो रहा है और सन्नाटा ही सन्नाटा हर तरफ छा गया है। नाइट वॉकर्स सॉन्ग और रात के वक़्त पैदल चलने वालों का जो गीत है वो सुनाई दे रहा है। रात के वक़्त चलने वालों से मुराद है जो प्रोस्टिट्यूशंस हैं, जो वहाँ की तवाइफ़ें हैं और जो इसके अलावा दीगर बुरे लोग हैं, उनका गीत हर सू सुनाई दे रहा है। यानी रात के सन्नाटे में सिवाय बुरे लोगों के और किसी की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, क्योंकि अच्छे लोग जो थे वो रुखसत होते जा रहे हैं। आफ्टर ग्रेट कैथेड्रल गोंग यानी एक अजीम चर्च का जो घड़ियाल है उस गोंग की आवाज़ के बाद वो बज गया था, यानी शाम की इबादत के बाद जब कैथेड्रल में यानी गिरजे में गोंग बजा दिया गया था, घंटियाँ बजा दी गई थी, उसके बाद रात की इबादत ख़त्म हो गई और अब प्रोस्टिट्यूशंस और दूसरे गलत किस्म के लोग सड़कों पर आ गए हैं। अ स्टारलिट सितारों की रोशनी और अ मूनलिट और चाँद की रोशनी डूम, इसमें एक महराब नहाया हुआ है, यानी एक महराब है जो कि किसी इबादत वाली जगह का है, उस पर सितारों और चाँद की रोशनी पड़ रही है। डिसडेन्स वो घटिया तसव्वुर करता है और ख़ुद को आला तसव्वुर करता है। ऑल दैट उन तमाम चीज़ों से मैन इज़ जो कि इंसान है, यानी जो किसी इबादत गाह के गुंबद हैं उस पर अब सिर्फ़ चाँद और सितारों की रोशनी रह गई है और वो इंसानों की जो हैसियत है उससे अपने आप को बुलंदो बाला
तसव्वुर करता है और इंसानों को अपने से बहुत ही हकीर और घटिया तसव्वुर करता है। इसका मतलब है कि जो इबादतगाहें हैं वो बुलंदो बाला हैं और इंसान इसलिए घटिया हैं क्योंकि इंसानों ने इन पर हुकूमत की। जैसे ही कोई नए मज़हब के लोग आते वो उस मजहबी इबादतगाह को अपने मज़हब के तरीके से इस्तेमाल करते और उसकी आराइश भी अपनी मजहबी रसूमात के मुताबिक ही किया करते थे। तो हर नए मज़हब के साथ उस इबादतगाह को तब्दील कर दिया जाता था। इसलिए पॉइंट कह रहा है कि इबादतगाहें इंसानों को घटिया तसव्वुर करती हैं कि इंसान उनको अपने तौर तरीके के मुताबिक चलाते हैं। और इसका दूसरा मतलब ये है कि इंसान तो बदलते गए लेकिन इबादतगाहें वैसी की वैसी रहीं, वो परमानेंट रहीं, वो मुस्तकिल रहीं, इसलिए वो इंसानों से बुलंदतर थीं। ऑल मियर कम्प्लेक्सिटीज़। और इंसान जो आज के हैं, जो घटिया हैं और कमतर हैं, वो इसलिए हैं कि ये अपनी पेचीदगियों की वजह से घटिया हो गए हैं, यानी इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ आ गई हैं। द फ्यूरी, गुस्सा एंड द मायर ऑफ ह्यूमन वेन्स। और इंसानों की रगों में कीचड़ दौड़ रहा है, यानी इंसानों की रगों में खून की बजाय कीचड़ उतर आया है। यानी इसका मतलब है कि इंसान का खून गदला हो गया है, जिस वजह से इंसान में महज गुस्सा रह गया है और ज़िंदगी की पेचीदगियाँ ही बाकी रह गई हैं। बिफोर मी, मेरे पीछे, फ्लोट्स एन इमेज, एक तस्वीर तैरती है, यानी मेरे तसव्वुरात में एक ऐसी तस्वीर ज़ाहिर होती है। मैन और शेड, या तो वो इंसान की तस्वीर है या किसी साए की तस्वीर है, मुझे ये क्लियर नहीं हो रहा। शेड मोर दैन मैन, वो जो साया है वो इंसान से बढ़कर दिखाई देता है। मोर इमेज दैन अ शेड, और ये तस्वीर एक साए से बढ़कर मुझे दिखाई दे रही है। यानी मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि मुझे क्या दिखाई दे रहा है, मैं तसव्वुर में किस चीज़ को सोच रहा हूँ। फॉर हेड्स बॉबिन बाउंड इन ममी क्लॉथ, क्योंकि हेड्स में यानी मुर्दा खाने में, कब्रिस्तान में, जहाँ हर तरफ डेड बॉडीज़ ही डेड बॉडीज़ पड़ी हों, उस जगह पर एक फिरकी लगी हुई है, एक गोल चक्कर लगा हुआ है जिसके इर्द गिर्द एक कपड़ा लपेटकर उसे मम्मी की शक्ल दे दी गई है। मम्मी कहते हैं एक ऐसी डेड बॉडी जिसे हनूद करने के लिए, महफूज करने के लिए मसाले वगैरह लगा दिए जाते हैं ताकि इसे प्रिजर्व किया जा सके, महफूज किया जा सके। तो पॉइंट कहता है कि एक ऐसी जगह जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ मुर्दा खाना है, हर तरफ डेड बॉडीज़ हैं, वहाँ पर एक फिरकी के ऊपर, एक गोल चक्कर के ऊपर कपड़ा लपेटकर उसे ममीफाई कर दिया गया है। यानी वो कहना ये चाहता है कि डेड बॉडीज़ को जब कफन चढ़ाकर उसके ऊपर कपड़ा डालकर उसे मुकम्मल तौर पर महफूज कर दिया जाता है। मे अनवाइंड द वाइंडिंग पाथ, तो वो बल खाते हुए, घूमते हुए रास्तों को बिल्कुल हमवार कर देती है, उनके बल निकाल देती है। वाइंडिंग पाथ का मतलब है एक ऐसा रास्ता जिस पर बहुत ज़्यादा बल हो। यानी इसका मतलब है कि इंसानी ज़िंदगी का जो लाइफ साइकिल है इसमें बहुत ज़्यादा पेचोखम होते हैं, बहुत ज़्यादा बल होते हैं, ये रास्ता बलदार होता है। लेकिन जैसे ही हम किसी डेड बॉडी को ममीफाई कर देते हैं तो हम उसके लाइफ साइकिल को डिस्टर्ब कर देते हैं। इसका मतलब है कि अब वो डेड बॉडी आने वाले मनाजर को नहीं देख सकेगी और शायद उस डेड बॉडी ने उसकी रीबर्थ होनी हो, उसे दोबारा से जन्म लेना हो, लेकिन जब हम उसे ममीफाई कर देते हैं तो हम उसकी रीबर्थ को रोकने की एक नाकाम कोशिश करते हैं, क्योंकि जिस्म ने दोबारा से पैदा नहीं होना बल्कि पैदा तो रूह ने होना था और रूह किसी और जिस्म की शक्ल में आ ही जाती है। अ माउथ, एक ऐसा मुंह, दैट हैज़ नो मॉइस्चर एंड नो ब्रेथ, और ये एक ऐसा चेहरा है, एक ऐसा मुंह है जिस पर ना तो कोई नमी है और ना ही इसमें सांस की कोई बाकी रमक रही है। यानी ये चेहरा अब नमी और सांस से महरूम हो गया है। ब्रीथलेस माउथ्स में समन, लेकिन इसके बावजूद बग़ैर सांसों वाले जो ये मुंह हैं वो हुक्म दे सकते हैं, वो किसी को बुला सकते हैं। इसका मतलब है कि अगरचे हमने जिस्म को ममीफाई कर दिया लेकिन जो रूह है वो किसी और जिस्म के अंदर जाकर फिर दोबारा से अहकामात सादर कर सकती है। आई हेल द सुपर ह्यूमन, मैं उन
माफ़ौकुल बशर इंसानों को खुशामदीद कहता हूँ, मैं उन्हें बुलाता हूँ। यानी वो लोग जो कि सुपर ह्यूमन थे, जो कि जिस्म और रूह के झंझट से निकल गए, जिनकी रूह बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई और वो जिस्म की कैद से निकल गई, मैं उसे खुशामदीद कहता हूँ। आई कॉल इट डेथ इन लाइफ एंड लाइफ इन डेथ। तो मैं तो यही कहता हूँ कि मौत में ज़िंदगी है और ज़िंदगी में मौत। इसका मतलब ये है कि जब हमें मौत आती है तो वो मौत नहीं होती बल्कि ज़िंदगी होती है। उसकी रीज़न ये है कि इस दुनिया में तो वो मौत होती है, लेकिन किसी दूसरी दुनिया में जाकर हमारी ज़िंदगी शुरू हो जाती है, या शायद इसी दुनिया में दोबारा से हमारे जन्म की तैयारी हो रही होती है। इसलिए मौत के बाद नई ज़िंदगी है और हर नई ज़िंदगी के बाद दोबारा से मौत है। मिरेकल, ये एक मौजज़ा है। अब वो एक और तस्वीर का जिक्र करता है, एक और इमेज का जिक्र करता है जो कि उसके माइंड में है। वो कहता है मिरेकल वो तस्वीर या इमेज एक मौजज़ा है। बर्ड और गोल्डन हैंडीवर्क, मुझे एक परिंदा दिखाई देता है जो कि सुनहरी रंग का दस्तकारी का काम है, हाथ से किया गया काम है। यानी किसी ने अपने हाथ से एक सुनहरी रंग के परिंदे की तस्वीर बनाई है। मोर मिरेकल दैन बर्ड और हैंडीवर्क, ये परिंदे या हाथ से किए गए काम की बजाय मौजज़ा ज़्यादा दिखाई देता है। यानी उसको इतनी सफाई से बनाया गया है कि वो एक मौजज़ा ही दिखाई देता है। प्लांटेड ऑन द स्टारलिट गोल्डन बो, और ये सुनहरे रंग की जो शाख है उस पर बैठा है जहाँ सितारों की रोशनी पड़ रही है। कैन लाइक द कॉक्स ऑफ हेड्स क्रो, और ये परिंदा जो है ये बेजान है और ये उस परिंदे की तरह बोलता है जो कि डेड बॉडीज़ के दरमियान पड़ा हो। यानी जैसा कि हेड्स के मकाम पर जहाँ पर हर तरफ डेड बॉडीज़ हैं, वहाँ पर जो कौवा काएँ काएँ करता है, ये परिंदा भी बिल्कुल उसकी तरह ही बोलता है। और बाय द मून एम्बिटर्ड, या फिर ये चाँद के पास तल्ख हो गया है, चाँद के पास ये बहुत ही ज़्यादा तलखी पैदा कर रहा है। स्कॉर्न अलाउड, और ये बहुत बुलंद आवाज़ पे नफ़रत के साथ बोलता है। इन ग्लोरी ऑफ चेंजलेस मेटल, और ये एक ऐसी धात से बना है जो कि तब्दील नहीं हो सकती, जिसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं हो सकती, उस धात से इसको बनाया गया है। कॉमन बर्ड और पेटल, ये एक आम परिंदा है या शायद किसी धात का टुकड़ा है। एंड ऑल कम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ मायर और ब्लड, और इसके खून में भी बिल्कुल वही पेचीदगियाँ पाई जाती हैं जो कि ज़िंदा इंसानों में होती हैं। यानी इस परिंदे में ज़िंदा और मुर्दा दोनों लोगों की खसूसियात पाई जाती हैं। एट मिडनाइट, और आधी रात के वक्त, ऑन द एम्परर्स पेवमेंट, एक शहनशाह का जो फुटपाथ है उसके ऊपर फ्लैट वो गायब हो जाता है। यानी एक शहनशाह का जो रास्ता है वो गायब हो जाता है। फ्लेम्स, उन शोलों की वजह से जलकर राख हो जाता है। दैट नो फैगट फीड्स, जिसको किसी लकड़ियों या ईंधन वगैरह के ढेर से नहीं जलाया गया। नॉर स्टील हैज़ लिट, और ना ही वो आग किसी स्टील को रगड़ने से जली है। नॉर स्टॉर्म डिस्टर्ब्स, और इस आग को कोई तूफ़ान भी नहीं बुझा सकता। फ्लेम्स बिगॉटन ऑफ फ्लेम, यानी एक शोला जला जिससे बहुत से शोले जल उठे और उन शोलों ने रास्ते को जलाकर खाकस्तर कर दिया। और ये आग ऐसी थी जो एक शोले से बुलंद हुई और बहुत से शोलों में फैल गई। ये आग ना तो ईंधन से पैदा हुई, ना ही किसी दांत के रगड़ने से पैदा हुई, और ना ही कोई तूफ़ान इसे बुझा सकता है। वेयर ब्लड बिगोटन स्पिरिट्स कम, जहाँ पर खून से पैदा होने वाली रूहें आती हैं। एंड ऑल कम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ फ्यूरी लीव, और इनमें गुस्सा और पेचीदगियाँ पाई जाती हैं। डाइंग इनटू अ डांस, और वो एक रक्स में गर्क हो जाती हैं। और वो रूहें एन एग्नी ऑफ ट्रांस, वो बेखुदी के आलम में दर्द और कर्ब की हालत में चली जाती हैं। यानी जब वो रूहें रक्स करती हैं तो एक बेखुदी और सुरूर और कैफ की हालत में चली जाती हैं। एन एग्नी ऑफ फ्लेम दैट कैन नॉट सींच आ स्लीव, और उनके रक्स से एक ऐसा शोला पैदा होता है जो कि उनके बाजू को, उनकी कमीज़ के बाजू को भी नहीं जला सकता।
यानी सरमस्ती और कैफो सुरूर की हालत में जब वो रक्स करते हैं तो उन रूहों के अंदर एक ऐसी आग जलती है जो कि किसी भी चीज़ को नहीं जलाती। एस्ट्रेडल ऑन द डॉल्फिन्स मायर एंड ब्लड, यानी ये जो रूहें हैं वो किसी डॉल्फिन के ऊपर सवार हो जाती हैं, ऐसी डॉल्फिन जो कि खून से बनी है, स्पिरिट आफ्टर स्पिरिट, एक रूह के बाद दूसरी रूह। यानी ये डॉल्फिन्स के बारे में मशहूर है कि लोग पुराने ज़माने में अपनी डेड बॉडीज़ को समुंदर में फेंक दिया करते थे और ये डॉल्फिन्स उनकी रूहों को ले जाकर किसी अच्छी जगह पर रख देती थी। यानी वो जो डॉल्फिन्स थी वो इन रूहों को ले जा रही हैं। द स्मिथीज़ ब्रेक द फ्लड, और ये जो स्मिथीज़ हैं यानी लोहार हैं, लोहे का काम करने वाले हैं, वो इस तूफ़ान को रोकने की कोशिश करते हैं। यानी कोई बाड़ वगैरह बनाते हैं, कोई फेंसिस बनाते हैं जिसकी बदौलत तूफ़ान को रोका जा सके। द गोल्डन स्मिथीज़ ऑफ द एम्परर, और ये शहनशाह के ही सुनार हैं। मार्बल्स ऑफ द डांसिंग फ्लोर, और रक्स करने वाला जो फर्श है उसके ऊपर लगा हुआ पत्थर। ब्रेक बिटर फ्यूरीज ऑफ कम्प्लेक्सिटी, यानी गुस्से और पेचीदगी की वजह से बुरी तरह से टूट गया है दोज इमेजेस, और वो जो तस्वीर हैं दैट येट फ्रेश इमेजेस बिगेट, वो नए तस्वुरात को जन्म देते हैं। पुराने तस्वुरात नए तस्वुरात को जन्म देते हैं। और इस दौरान जो शहनशाह का फ़र्श है जिस पर रक्स होता था वो भी गुस्से और पेचीदगियों की वजह से टूट गया है। दैट डॉल्फिन टॉर्न, लेकिन इसका असर उन डॉल्फिन्स पर नहीं होता, वो तो समुंदर की लहरों को तोड़ती हुई, समुंदर की लहरों को चीरती हुई आगे बढ़ रही हैं। दैट गोंग टॉर्मेंटेड सी, और इसी खस्ता हाल और तबाह हाल समुंदर पर उसी गोंग की आवाज़ सुनाई देती है जो कि डॉल्फिन के आने जाने की वजह से पैदा हो रही है। इस पोएम का इंट्रोडक्शन, ग्लॉसरी, ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन को देखने के बाद अब हम आते हैं इस पोएम में यूज़ होने वाली लिटरेरी टर्म्स और फिगर ऑफ स्पीच की जानिब। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे राइम स्कीम। इस पोएम के तमाम स्टेंजाज में सेम राइम स्कीम यूज़ की गई है, यानी A B B C D D C, यानी फर्स्ट 2 लाइंस आपस में राइम्ड हैं, थर्ड और फोर्थ लाइंस आपस में राइम्ड हैं, फिफ्थ और एट्थ लाइंस आपस में राइम्ड हैं, जबकि सिक्स्थ और सेवन्थ लाइंस आपस में राइम्ड हैं। जैसा कि अगर हम इसके फर्स्ट स्टेंजा को देखें तो फर्स्ट स्टेंजा में फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है रिसीड और सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है अबेट, रिसीड अबेट। उसके बाद थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है सॉन्ग और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है गोंग, सॉन्ग गोंग। उसके बाद फिफ्थ लाइन का लास्ट वर्ड है डिस्डीन्स और एट्थ लाइन का लास्ट वर्ड है वीन्स, डिस्डीन्स वीन्स। उसके बाद सिक्स्थ लाइन का लास्ट वर्ड है इज़ और सेवन्थ लाइन का लास्ट वर्ड है कम्प्लेक्सिटीज़, इज़ कम्प्लेक्सिटीज़। इस तरह से नेक्स्ट स्टेंजा में शेड, शेड, क्लॉथ, पाथ, ब्रेथ, डेथ, समन, सुपर ह्यूमन। नेक्स्ट स्टेंजा में हैंडीवर्क, हैंडीवर्क, बॉ, क्रो, अलाउड, ब्लड, मेटल, पैटल। नेक्स्ट स्टेंजा में फ्लिट, लिट, फ्लेम, कम, लीव, स्लीव, डांस, ट्रांस। नेक्स्ट स्टेंजा में ब्लड, फ्लड, एम्पर, फ्लोर, कम्प्लेक्सिटी, सी, येट, बिगेट। ये थी इस पोएम की राइम स्कीम, यानी A B B C D D C। नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर का मतलब है किसी क्वालिटी की बेस पर किसी चीज़ को उससे बेटर या वर्स चीज़ डिक्लेयर कर देना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में वो कहता है द अनपर्ज्ड इमेज ऑफ डे रिसीड, यानी दिन जो है वो गुजर गया है। दिन के गुजरने के लिए उसने अनपर्ज्ड इमेज ऑफ डे रिसीड के वर्ड्स यूज़ किए हैं। नेक्स्ट है एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट का मतलब है कि अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो बल्कि इसके लिए नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत हो तो ऐसी लाइन को रन ऑन लाइन कहते हैं और इस टेक्निक को एंजॉयमेंट कहते हैं। इसके बरक्स अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो ऐसी लाइन को एंड स्टॉप लाइन कहते हैं। अब हम आते हैं वापस एंजॉयमेंट की जानिब। इस पोएम की लाइन नंबर 3 एक रन ऑन लाइन है, यानी इसमें एंजॉयमेंट की टेक्निक को यूज़ किया गया है। जैसा कि पोएट कहता है नाइट रेजोनेंस रिसीड्स नाइट वॉकर्स सॉन्ग, यानी रात को चलने वालों के जो गीत हैं अब वो कब सुनाई देते हैं, वो लाइन नंबर 4 में बयान करता है आफ्टर ग्रेट कैथेड्रल गोंग, यानी अजीम चर्च के गोंग बजने के बाद उनके गीत सुनाई देते हैं।
नेक्स्ट है कायुरा। कायुरा का मतलब है कि अगर पोइट किसी लाइन में पॉज या ब्रेक लेने के लिए यानी वक्फा लेने के लिए कोई पंक्चुएशन मार्क यूज़ करे तो उसे कायुरा कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 3 में नाइट रेजोनेंस रिसीड्स के बाद कॉमा यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब है बिगनिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 लाइन्स विद द सेम वर्ड, यानी 2 या 2 से ज़्यादा लाइनों का एक ही लफ्ज़ से शुरू होना, जैसा कि लाइन नंबर 6 और 7 ऑल से स्टार्ट हो रही हैं। नेक्स्ट है इंटरनल राइम। इंटरनल राइम का मतलब है कि अगर पोइट किसी पोइम की एक ही लाइन में 2 या 2 से ज़्यादा राइम्ड वर्ड यूज़ करे तो इसे इंटरनल राइम कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 6 में दैट मैन, लाइन नंबर 10 में दैन मैन, लाइन नंबर 26 में फीड्स स्टील, लाइन नंबर 31 में फ्रेश बिगेट, लाइन नंबर 32 में टॉन गोंग। नेक्स्ट है जक्सटापोजिशन। इस पोइम की लाइन नंबर 16 में पोइट कहता है आई कॉल इट डेथ इन लाइफ एंड लाइफ इन डेथ। यहाँ पर उसने जक्सटापोजिशन यूज़ किया है, यानी लाइफ और डेथ को एक दूसरे के मद्दे मुकाबल रखा है। नेक्स्ट है सिमिली। सिमिली का मतलब है टू कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स ऑन द बेस ऑफ सेम ट्रेट्स, यानी एक जैसी सिफात की बुनियाद पर दो मुख्तलिफ चीज़ों का मुआवजा करना। जैसा कि पोइम की लाइन नंबर 19 और 20 में पोइट कहता है प्लांटेड ऑन द स्टारलिट गोल्डन बॉ कैन लाइक द कॉक्स ऑफ हेड्स क्रो, यानी वो जो परिंदा है वो बिल्कुल उस परिंदे की तरह बोलता है जो कि हेड्स में मौजूद है, यानी इन दोनों परिंदों की आवाज़ को पोइट ने कंपेयर किया है। नेक्स्ट है एपिस्ट्रॉफी। एपिस्ट्रॉफी का मतलब है एंडिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 लाइन्स विद द सेम वर्ड, यानी 2 या 2 से ज़्यादा लाइनों का एक ही लफ्ज़ पर इख्तिताम पजीर होना, जैसा कि लाइन नंबर 9 और 10 शेड के वर्ड पर एंड हो रही हैं। नेक्स्ट है अनोमेटोपिया। अनोमेटोपिया का मतलब है ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करना जो कि हमारी सेंस ऑफ हेयरिंग यानी हमारी सुनने की हिस्स को अपील करते हों। जैसा कि लाइन नंबर 3 को अगर हम देखें तो इसमें सॉन्ग का वर्ड यूज़ किया गया है और लाइन नंबर 4 में गोंग का वर्ड यूज़ किया गया है जो कि हेयरिंग से रिलेटेड है। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगिनिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर और साउंड, यानी एक ही लाइन में 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज का एक ही हरफ या एक ही आवाज़ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 3 में रेजोनेंस और रिसीड, ये दोनों वर्ड्स आर लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद लाइन नंबर 5 में डोम डिस्डेंस, लाइन नंबर 9 में मी मैन, लाइन नंबर 11 में बॉबिन बाउंड, लाइन नंबर 14 में माउथ्स में, लाइन नंबर 18 में मोर मिरेकल, लाइन नंबर 26 में फ्लेम्स फैगट फीड्स, लाइन नंबर 30 में डाइंग डांस, लाइन नंबर 37 में ब्रेक बिटर। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम कॉन्सोनेंट लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 5 में स्टारलिट मूनलिट, लाइन नंबर 9 में मैन एन, लाइन नंबर 10 में दैन मैन, लाइन नंबर 11 में फॉर क्लॉथ, लाइन नंबर 25 में मिडनाइट पेवमेंट फ्लीट। उसके बाद नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम वावल लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही वावल लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 5 में स्टारलिट मूनलिट, लाइन नंबर 6 में दैट मैन, लाइन नंबर 9 में मैन एन, लाइन नंबर 10 में दैन मैन, लाइन नंबर 20 में कॉक्स क्रो, लाइन नंबर 26 में फीड्स स्टील, लाइन नंबर 31 में फ्रेश बिगेट, लाइन नंबर 32 में टॉन गोंग। उसके बाद पोइट ने बहुत से इमेजेस भी यूज़ किए हैं, जैसा कि अनपर्च्ड इमेजेस ऑफ डे, एम्परर्स ड्रंकन सोल्जरी, नाइट वॉकर्स, स्टारलिट मूनलिट, डोम हेट्स बॉबिन बाउंड इन, ममी क्लॉथ, बर्ड फ्लेम्स फैगट डॉल्फिन्स, मार्बल्स ऑफ द डांसिंग फ्लोर। उसके बाद ये पोइम हाईली सिंबॉलिक है, जैसा कि जो डूम का वर्ड है वो परफेक्शन इन डिवाइन कॉस्मिक ऑर्डर का सिंबल है, यानी इस दुनिया में जो एक तरतीब है उसका सिंबल है। और ये हाया सोफिया जो बाइजेंटियम में एक चर्च है जिसे बाद में मस्जिद बना दिया गया था, वहाँ से इस तस्वर को लिया गया है। उसके बाद जो गोल्डन बर्ड है वो टाइमलेस आर्ट और आर्टिस्टिक फ्रीडम फ्रॉम मोरालिटी का सिंबल है। और ये वही बर्ड है जिसका जिक्र पोइट ने सीलिंग टू बाइजेंटियम में भी किया है कि वो ख़ुद ये परिंदा बनना चाहता है और किसी एम्परर को खुश करना चाहता है अच्छे अच्छे गीत सुनाकर। उसके बाद जो फ्लेम्स है वो मेटाफिज़िकल फायर का सिंबल है जो कि इंटरनल एनर्जी, पैशन और एक्सटेसी पैदा करते हैं। उसके बाद जो डॉल्फिन है
वो एनलाइटमेंट और गाइडेंस का सिंबल है। इसके साथ साथ ये सेल्फलेस और अनकॉन्शियस गाइडलाइन का सिंबल है। इसके अलावा डॉल्फिन्स को एफ्रोडाइट और अपोलो से भी एसोसिएट किया जाता है। उसके बाद जो सी है ये सोल, मेमोरी और लव यानी रूह, यादाश्त और मोहब्बत का सिंबल है। एंड पर अगर हम इस पोइम के थीम्स को देखें तो सबसे पहले तो इस पोइम में हमारी जो इमोर्टैलिटी और क्रिएटिव प्रोसेस जो है इसके दरमियान जो जंग है उसको बयान किया गया है। उसके बाद इंसान का इम्परफेक्ट होना और आर्ट का परफेक्ट होना इसमें बयान किया गया है। इसके बाद नेचर और जो आर्ट है इन दोनों को मद्दे मुकाबल रख कर बयान किया गया है। इसके अलावा इस पोइम में फ़िज़िकल और स्पिरिचुअल लाइफ को भी कंपेयर किया गया है। यहाँ पर यह पोइम इख्तिताम पजीर होती है। इस पोइम में जिन लिटरेरी टर्म्स का जिक्र किया गया है इन तमाम टर्म्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल पर यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर लिटरेरी टर्म्स की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। इसके साथ साथ W.B. येट्स की दीगर पोइम्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल पर W.B. येट्स की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। इन दोनों प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।